बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम देखकर, जो कि करना भी ऐसे ही चाहिए। ये क्या कर रहे हैं अजीम आप? ये क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ सुबह सुबह। देसी वर्कआउट। ये ऐसे वर्कआउट नहीं चलते। बेड पे लेट के बंदा वर्कआउट कर रहा हो या कुर्सी पे बैठ कर वर्कआउट कर रहा हो, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ती है। सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक मिस हो गई ना। ओह, लेकिन आपको खुशगवार दिन गुजारने के लिए अच्छी सी मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अच्छा सा वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी सी योगा करनी चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, इनमें से कोई भी एक चूज करें और ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी और फ्रेश लाइफ गुजारें तो मॉर्निंग वॉक के बगैर गुजारा आप चाहते हैं जी कि बीमारियां आपसे दूर रहें, तो फिर आप सुबह सवेरे वॉक एक्सरसाइज जो है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और ये तो आप वैसे आप गूगल भी करेंगे, आसानी से आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट्स हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिन ममालिक में लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा है वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा है। बाकी तो चले अनासर उसमें है ही कि साफ आबो हवा उनको मैसर है, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते हैं। और स्ट्रेस कम करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एक्सरसाइज। तो लाइफ गुजर नहीं सकती, वो तो साथ साथ ही है, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक के क्या फ़वाइद हैं, मॉर्निंग वॉक क्यों ज़रूरी है। और अब तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनमें डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आप सुबह के टाइम घास पर अगर नंगे पाँव चलते हैं, वैसे इस मौसम में तो आप बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन इस मौसम में सिर्फ आप वॉक करें। वैसे अगर खैर मानो सुबह अगर वॉक करनी है तो आप मास्क पहन के वॉक कर सकते हैं। अगर स्मॉग का जो है वो खदशा है, भी साथ साथ है, लेकिन आप मास्क पहने। माहिरीन ये भी बोलते हैं इवन कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप सुबह सवेरे आप सनलाइट जो है उसको फील करें, सनलाइट में निकलें, आप जाएं, आप वॉक करें और आप अच्छा फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, आप महसूस करें, आप ठंडी। अच्छा, ये नेचुरल है कि जब आपका मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो आपके दिल का मौसम भी साथ ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप जैसे हम सुबह के टाइम, हाँ बिल्कुल किया है। लाइक हम सुबह के टाइम उठते हैं, हमारा बेड से उठने को दिल नहीं करता मॉर्निंग शो के लिए, लेकिन मॉर्निंग शो के लिए हमें आना होता है। तो जब हम एकदम घर से बाहर निकलते हैं और ठंडी हवा का झोंका जब एकदम चेहरे पर आकर पड़ता है। आपने जो सुबह अभी बात की ना कि सुबह सवेरे उठ के काम पे आना पड़ता है, मॉर्निंग शो के लिए आना पड़ता है, तो मेरे ज़हन में वो आ गया कि है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात कि मजदूरी के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है, लेकिन उठ तो जाते हैं ना हम लोग। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में शामिल करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, बेड से उठकर कुछ ज़रूर करें, कोई अपनी बॉडी को हरकत दें, क्योंकि आपकी और ये करना बड़ा ही आसान है। आपने परेशान नहीं होना, बड़ा ही आसान है। उसका सिर्फ एक कुलिया है और वो ये है कि आप जल्दी सो जाएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक सम हेल्दी एडवाइस। मैं बड़ी आपसे इस चीज पे इंस्पायर होती हूँ। सोना चाहिए ना जल्दी। अगर आप जल्दी सोएंगे, आप वो कहते हैं कि असल में आपके बच्चे नहीं हैं अभी। मैं खुद बच्चा हूँ अभी। तो वो अगर बच्चे हों भी तो क्या है यार, बच्चों को भी जल्दी सुलाएं, आप खुद भी जल्दी सोएं, सबकी सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा तो आप खुशगवार एक फैमिली सर्कल डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक अच्छी हेल्दी खुशगवार फैमिली जो है वो अच्छी हेल्दी खुशगवार कम्युनिटी की जानिब एक बड़ा कदम है। तो एक पूरा मुआशरा जो है वो जिस तरह कहते हैं कि एक हेल्दी और मुतवाज़न डाइट जो है वो आपकी सेहत को बरकरार रखती है, इसी तरह एक हेल्दी सुबह जो है, अगर आप उठते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपका मूड सेट रहता है, आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं, आप एंजाइटी से दूर रहते हैं, आपका मूड ऑफ नहीं होगा, तो आपके घर का जो सारा सर्कल है वो बड़ा फिट रहेगा। और बस ये है कि आप जरूर मॉर्निंग वॉक करें। ये हमारा आज का पॉजिटिव मैसेज है कि एक्सरसाइज को, मॉर्निंग वॉक को बिलखसूस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। और वो जो अहम खबर है वो है इसराइल फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है। 47वां आज दिन है और गजा मकतलगाह बना हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हमारे चैनल पे, मैंने भी अभी देखी है। और जो सोर्सेज हैं अरब मीडिया, वो ये क्लेम कर रहे हैं जी कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए इजराइल मान चुका है, वक्ती तौर पर जंग बंदी का मुआहिदा तय पा चुका है। और जो ये मुआहिदा तय पाया है, इसके जो मुहर्रकात हैं उसमें जो सबसे मेजर डिसाइड किया गया है, चीज़ डिसाइड हुई है, वो है कि जो कैदी हैं दोनों जानिब से उनको रिहा किया जाए। फ़लस्तीन की जानिब से भी, फ़लस्तीन जो हमास के अंडर कंट्रोल हैं, ये जो इन्होंने कैदी यरगमाल किए हैं, कैदियों की यरगमाली पर तो बात चल रही है, फ़लस्तीन वाले भी छोड़े जा रही है कि अगर इनको यरगमाल जो कैदी हैं इनको रिहा किया जाता है तो टेम्परेरी सीज फायर पर बात हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से तो टेम्परेरी सीज फायर इस मामले का हल नहीं है।
बिल्कुल उसका देर पा हल होना चाहिए, एग्जैक्टली प्रॉपर होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और जो तकरीबन 11,500 12,000 के करीब लोग जो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं इस सारे कन्फ्लिक्ट में, उनका इस सारे में क्या उनका खून जाएगा नहीं, ना सिर्फ परमानेंट इसका सलूशन होना चाहिए बल्कि इजराइल की जानिब से जो वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं उनको कटहरे में लेके जाना चाहिए भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर सारे ममालिक जो है वो चुप रहे और इसी तरह जाने दिए तो मामला, घर तक भी ये बात आ तो ये कल को दोबारा ऐसी कोई छेड़खानी होगी और दोबारा से सारा मामला फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। और 1800 से ज्यादा जो बच्चे हैं मलबे का ढेर बन चुके हुए हैं, वो शहीद हो चुके हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चा जिंदगी से नाता तोड़ रहा है। मगर मासूम बच्चों की सिस्कियां और आहाजारी की अगर बात की जाए तो जालिम सेहूनी फौज जो है वो पत्थर दिल बनी हुई है, कोई एहसास नहीं है। इवन अब तो बच्चों की जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। वही बात करने वाला था कि वो जो मनाजिर है वो भी हमने देखे हैं। तो जी ये एहतजाज किया गया है मासूम बच्चों की जानिब से व्हाइट हाउस की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, और फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए गए हैं। और मेरे ख्याल से शहरबानो हक खुद इरादत के हक में इससे बेहतर एहतजाज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता क्योंकि गजा में मासूम बच्चे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, और 14,000 से जायद लगभग जो है हलाकतें वहाँ पर अब तक हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की शामिल है। तो बच्चों की जानिब से ही ये एक एहतजाज किया गया और ये एक सिम्बॉलिक जो है एहतजाज है, और ऑब्वियसली इसने प्रेशर बिल्ड किया है। और अभी जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर की थोड़ी देर पहले ही, प्रोग्राम से पहले ही अपना चैनल के तवज्जुह से, कि अमेरिका की सालसी में ही अब जो है अभी एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया है इस सारे मामले पे। तो हम ये दुआ करते हैं कि जी अल्लाह करे परमानेंट सॉल्यूशन। जो बाइडन ने ये भी कहा है कि गजा में यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करीब है, यानी उसकी जानिब से ये चीज़ कही गई है। और दूसरी जानिब हमास के रहनुमा ने जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुँचने का इंदिया दे दिया है। तो जंग बंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, और इस मामले का कोई देर पा हल भी होना चाहिए, और फ़लस्तीनियों को एक पुरअमन अपना सुकून का मुल्क मिलना चाहिए। अब बात करेंगे इसी तमाम तर सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार हैं नायला चौहान साहिबा। थैंक यू सो मच मैम, आपने में वक्त दिया। अगर हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंग बंदी हो जाती है तो ये कितनी देर पा होगी, क्योंकि फ़रीक़ैन में अदम इत्तेमाद की खलीज काफ़ी वसी हो चुकी है, और माजी में भी छोटी सी बदगुमानी से सीज़ फायर टूटता रहा है, हम ये देखते रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही होने का खदशा सामने आ रहा है। वैसे नायला चौहान साहिबा, इसके साथ मैं एक कमेंट ऐड कर दूं कि अभी वैसे ब्रेकिंग भी आई है इस हवाले से ही कि जो आरजी सीज फायर है या ह्यूमैनिटेरियन पॉज कह लें, अरब मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो हो चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करीबन हो चुका है। 4 दिन का पॉज उन्होंने जो है वो एग्री किया है। सो जो आपने सवाल पूछा कितनी देर का होगा, ये फिलहाल तो 4 दिन की बात हो रही है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कब से शुरू होती है वो अभी फाइनलाइज नहीं है। कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इसका जो है वो अमल पैरा होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें कतर की हुकूमत ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और कतरी सालसी बेसिकली हुई है। आप अमेरिका की बात कर रहे थे, जी कतर ने इसमें रोल किया है, और उन्होंने ये एग्री किया है कि 50 जो हैं वो इजरायली अगर हॉस्टेजेस रिलीज होंगे तो उसकी निस्बत करीबन 150 फलस्तीनियों को, औरतों और बच्चों को रिहा किया जाए। लेकिन मैम ये टेम्परेरी जो सीज फायर की बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल टेम्परेरी है, 4 दिन का है। ये 4 दिन की ह्यूमैनिटेरियन पॉज है। सो आप इस चीज को जो है ना डिफरेंट लेवल्स पे आपको देखना होगा। ये तो इमीडिएट ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड इस वक्त जो जंग की हालत है उसमें 4 दिन का उन्होंने पॉज करने का जो है वो फैसला किया है, और वो भी इसलिए कि नेतन्याहू की रिजीम जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुकी हुई थी। हॉस्टेजेस की फैमिलीज उनके जी बिल्कुल। नायला चौहान साहिबा, खुद जो बाइडन की मकबूलियत में सोर्सेस क्लेम करते हैं कि 40% जो है वो कमी हुई है। आप चूंकि साबिक सिफारतकार हैं, ये बताइएगा कि आलमी कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं कि जब ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की जाती है तो सादा अल्फाज में हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर उनको बताया जाए कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की जाती हैं और कौन सी ऐसी ताकत है जो ओवरसी करती है कि वाकई तमाम जो कवानीन हैं उनके तहत ही काम किया जा रहा है सब। देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज होता है इसका मतलब है कि जंग नहीं रुकी, सिर्फ जो है उन्होंने पॉज दिया है, क्योंकि जिस तरह का जुल्म सितम वहां जा रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, अस्पताल तबाह हो गए हुए हैं, और ये सेहूनी जो फौजी थे वो एम्बुलेंसेस को रोक रहे थे कि वो मरीजों या जो
मतलब जिंदगी की कश्मकश में है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो वो जो जुल्म हो रहा था उसमें थोड़ा पॉज आया है। ये शुरू कब से होगा वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा। उसमें जो है जिस तरह पाकिस्तान से भी इतनी ह्यूमैनिटेरियन एड, बिकॉज पाकिस्तानी भी मोहब्बत भी करते हैं फलस्तीन से और फिर खुले दिल इसके के बाद लोग जो हैं। है एड पहुंचाई जाएगी फलस्तीनियों तक। जी जी जी, उन्होंने एग्री कर दिया कि 300 ट्रक्स को जो है जाने की इजाजत दी जाएगी इमीडिएटली, और उससे उनको खाना पीना और जो इमदाद है सेहत की वो दी जाएगी। आपने पूछा कौन कौन सी एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिकॉज इतना बड़ा वो हेल्थ क्राइसिस वहां बन चुका है। पहले उन्होंने अल-शिफा अस्पताल को तबाह किया, फिर वो इंडोनेशियन हॉस्पिटल को तबाह किया। तो जानबूझ के उन्होंने उन जगहों को तबाह किया जहां पे के जिंदगी बचाई जा सकती। जी जी। तो अब जो है ये यूएन के एम्बेट में होगा बेसिकली, लेकिन इसकी सालसी जो है वो इमीडिएट जो पॉज है उसकी कतर ने की है। लेकिन मद्देनजर रखिए कि साथ साथ ही अभी जो है जब सऊदी अरेबिया ने वो समिट कराया था अरब लीग और जी ओआईसी जी। के लीडर्स का, उसके बाद दे हैड एग्रीड कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं P5 यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं उनके यहाँ जाएंगे और उनसे जो है ना वो उनको कन्विंस करेंगे कि ये वीटो पावर ना यूज करें। जो पहला दौरा पहुंचा वो बीजिंग में था मंडे जी को, और वहां पे जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा उनको वार्म वेलकम किया और उन्हें फुल सपोर्ट दी। और अब उसके बाद वो मॉस्को जा रहे हैं। मीनवाइल ब्रिक्स की जो है वर्चुअल समिट हुई है जी हाँ जी। मतलब गुज़श्ता रोज। उसमें आप देखिए कि ऑल्दो हिंदुस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन मोदी साहब ने उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया और अपने फॉरेन मिनिस्टर वो जयशंकर शक्कर जो हैं उनको कहा कि वो उनकी नुमाइंदगी करें। तो उन्होंने डाउनग्रेड किया और उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। चीन ने उसमें बड़े साफ अल्फाज में कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जानी चाहिए, और इसका एक परमानेंट हल जो आप सवाल कर रही हैं ना कि परमानेंट हल, क्योंकि ये तो अभी हम मोमेंट्री 4 दिन का पॉज ले रहे जी हैं। हाँ नेतन्याहू ने कहा है कि ये हम पॉज ले रहे हैं, हम जंग खत्म नहीं कर रहे, एग्जैक्टली जंग वो मैं जारी इसमें रखना एक और चाहते चीज मैम हैं। ऐड करना चाहूंगी कि एक तरफ वो 4 दिन का पॉज लेने की बातें की जा रही है, दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि हम हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। जी जी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वेस्ट बैंक में तो हमास है ही नहीं और वहां भी इन्होंने तबाही मचाई हुई, तो ये झूठ बोल रहे हैं basically। और ये इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हम सेल्फ डिफेंस में ये कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में मेजॉरिटी कंट्रीज ने रिजेक्ट किया है इस क्लेम को कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। साथ साथ आप देखिए कि साउथ अफ्रीका जो कि होस्ट था ब्रिक्स समिट जी का, वर्चुअल समिट का, उन्होंने कहा कि जिस तरह का इन्होंने जुल्म किया है इनको तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और इनको वॉर क्राइम्स के लिए जो है वो मतलब कटहरे में इन पे लेकर आना चाहिए बिल्कुल। ट्रायल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज थे उसमें पहली दफा सऊदी अरेबिया की भी शमूलियत थी, ईरान की भी शमूलियत थी, अर्जेंटीना की भी थी जी और यूएई की भी थी। ये जो थे ये इजिप्ट की भी थी। ये जी सारे जो हैं अब नए मेंबर्स बन रहे हैं ब्रिक्स के। तो इन जी सब ने बिल्कुल भी जो नाइला है साहिबा, अपना मौक़िफ़ आपने यहाँ बयान किया। बिल्कुल सही जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया गया और फिर कतर की सालसी में ये टेम्परेरी सीज़ फायर सही, ह्यूमैनिटेरियन पॉज सही चलें, कुछ रिलीफ तो मिला गज़ा के लोगों को। ये कहिएगा कि सारे मामले में हमने उम्मत मुस्लिमा को मुनक़सिम देखा है, तो कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसकी क़यादत में सब यूनाइटेड होके कोई पॉजिटिव या कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं, कोई संजीदा इक़दामात सामने आ सकते हैं? देखिए इस वक्त तो ये सवाल जो है ना जरा मुश्किल है जवाब देना, बिकॉज इस वक्त हर कोई कोशिश कर रहा है कि वहां पे अमन आए और इसमें कोई मतलब वो लीडरी की बात नहीं कर रहे, वो मतलब इस दुआ में है उम्मा
कि वहां पे अमन आए और जो मजलूम और जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर जो है वो जुल्म जो हो रहा है वो रुक जाए। और फिर एक परमानेंट हल जो यूनाइटेड नेशन में बात हो रही है कि 2 स्टेट्स का जो सोल्यूशन है वो एक परमानेंट हल है। चाइना ने भी इसको जो है एंडोर्स किया है और रशिया ने भी इसको एंडोर्स किया है। पाकिस्तान तो बहुत एक्टिव थे। मुनीर अकरम का आप फॉलो कर रहे होंगे कि वो यूएन में कितने एक्टिव रहे हैं। मैम, आप चूंकि मशरिक़ वस्ता के मामलात पर गहरी नजर रखे हुए हैं, तो क्या समझती हैं कौन से मुल्क की जानिब से संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो कतर का आप देखिए कि उनकी सालसी से कामयाबी हुई है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी बहुत इसमें जो है उन्होंने ये समिट बुलवाया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर इसमें शामिल है। बेसिकली जो रीजनल कंट्रीज जिस तरह जॉर्डन है, इजिप्ट है, जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो ये रेफ्यूजीज फलस्तीनी रेफ्यूजी इधर ही वो लेंगे ना रिफ्यूज, हाँ जी, तो उनके दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस क्राइम दैट इजराइल इज कमिटिंग। इसलिए वो उनकी जो है वो एक सर्वाइवल है कि इस मसले को हल किया जाए इमीडिएटली। तो एक मुल्क की मैं बात नहीं करूंगी, मैं जैसे अर्ज किया कि सुपर पावर्स में भी आप देखिए चाइना इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाइडेन साहब जिसके आपने बताया कि कितनी उनकी रेटिंग गिर चुकी है, हाँ जी, उनको भी अब होश आया जी बिल्कुल, किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है, तमाम ममालिक को मिलकर, इंटरनेशनल पावर्स को मिलकर, रीजनल पावर्स को मिलकर, कम्युनिटी है, जी जी बिल्कुल, सबको मिलकर इकदाम करने चाहिए ताकि कोई देर पा हल निकले सारे मामले का। नाइला चौहान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मसला फ़लस्तीन इजराइल से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया और जो कि बहुत ज़रूरी था और लोगों तक पहुंचाना था। अभी की अपडेट्स क्या थी वो आपके साथ शेयर किए हैं। अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, अब हम सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। 3 मेजर डेवलपमेंट हैं जी मुल्क की सियासत की अगर बात करें। सबसे पहले तो सियासी इत्तेहाद नए बन रहे हैं और अहम मुलाकात हुई है नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के माबैन। और दूसरी डेवलपमेंट है जी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ लोग बिलखसूस नून लीग की जानिब से 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के अहम कोशिश की जा सकती है। में नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और जो है लफ्जों से तीर बरसा रहे हैं अपने मुखालिफिन पर। और जो तीसरी डेवलपमेंट है जी वो है चेयरमैन पीटीआई के मुतल्लिक कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी मेंबर बेंच है उनकी जानिब से डिसीजन आया है और जो जेल ट्रायल हुआ सारा साइफर केस को लेकर उसको उनकी प्रोसीडिंग्स को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है और अब नए सिरे से ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी जिस तरह होती हैं। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं, इस पर तज्जिया ले लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वन ऑन वन हम इन तीनों पहलुओं पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मीटिंग पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ के माबैन मीटिंग हुई है। क्लियर कट कोई प्रेस रिलीज़ या उस तरह से नवाज शरीफ की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान ने ही कहा है कि जी सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। तो किस तरह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? वो किसी खास सूबे में हो सकती है या ओवरऑल नेशनल असम्बली की सीट्स पर होंगी? देखिए, इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस किस्म की मुलाकात को हम एक प्राइम टाइम टीवी में डिस्कस करना ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये दोनों पुराने हैं, उनकी सियासत इकट्ठी रही है और इनकी मुलाकातें वक्तन फवक्तन होती रहती हैं। और सीट एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो जाहिर है JUI सिंध में उन हलकों में कभी भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं मांगेगी, ना ही पीपल्स पार्टी उस पर राजी होगी जहाँ पे उसको रिवायती तौर पे वोट मिलते रहे हैं। और यही हाल डेरा इस्माइल खान में ज़्यादातर जो कंस्टिट्यूंसी है जमीयत उलमा इस्लाम की, वो जनूबी अजलान पर पख्तूनख्वा के बशमूल डेरा इस्माइल खान, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी का किसी हद तक थोड़ा बहुत नाम है डेरा इस्माइल खान में, लेकिन इसके अलावा पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। तो यही हो सकता है कि अगर ठीक है आपके 2-4 सपोर्टर्स हैं तो उनको आप कह दें कि जी आप मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। लेकिन इससे एक और बात जाहिर होती है कि जो हमारे यहाँ मुनाफकत की सियासत होती है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी मुल्लाओं के खिलाफ उनकी जो कदामत पसंद नुक्ता नज़र है उनके खिलाफ जाते हैं, उनको तालिबान का साथी कहते रहे हैं,
उन्हीं के साथ वो फिर बातचीत पे राजी हो जाते हैं, उन्हीं के साथ हुकूमत में हाथ मिला लेते हैं। जी। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो की बात की जाए अगर, तो बिलावल भुट्टो बार बार एक तो बड़े फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं और बार बार वो बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि अब आप घर बैठे रेस्ट करें और नई क़यादत को मौका दें। तो ये इशारा किसकी जानिब कर रहे हैं? क्या वो अपने वालिद साहब को इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बताया तो यही जा रहा है कि अभी तक सबसे बुजुर्ग सियासतदान वही पाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सबसे पहले वो अपने वालिद साहब को कहेंगे कि आप मेहरबानी करें घर बैठे और ये जो जोड़ तोड़ आप करते रहते हैं ये आप ना करें। इसका मतलब घर में नहीं कह सकते उनको। जी, घर में नहीं कह सकते ना, पब्लिक में वो कहते हैं पब्लिक में कहने में क्या हर्ज है। यानी वो दूसरों को आप सुना रहे हैं, उनको चाहे शरीफ हैं चाहे और दूसरे उनके खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पुराने लोग हैं, लेकिन मसला बुजुर्ग लोगों का नहीं है, मसला के माइंडसेट का, सोच का, कि आप इस मुल्क को किस सोच के साथ हुक्मरानी करना चाहते हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि ये इस मुल्क के हुक्मरान हैं, तो वो जो माइंडसेट है उसकी वजह से आप इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। इम्तियाज, दूसरा मैं ये देखता हूँ, एक पंजाबी की वो एक कहावत मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि जी कहना धी नू ते सुनाना नू नू, तो वो कोई इस टाइप के मामला चल रहे हैं। दूसरा सर, 18वीं तरमीम के बारे में भी आप अपना क्या तज्जिया आपका वो भी दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि खदशा है, और दूसरी जानिब ये खबरें भी हैं कि जो कमेटी एक खास तैयार की गई है नून लीग की जानिब से, जो एक बयानिया बनाएगी, उसको काफ़ी तजावीज़ भी मौसूल हो रही हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा सकता है अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो। देखिए, 18वीं तरमीम कोई पुरानी सहीफ़ा नहीं है। इसमें एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात थी कि मरकज़ ने सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए, लेकिन जिन लोगों ने किए उन्हीं लोगों ने चंद महीने के अंदर अंदर फिर 18 नई मिनिस्ट्री भी बना दी थी, वजारतें बना दी थी अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। यानी मरकज़ ही में 18 नए वजारतें आ गई 10वीं हमारी 18वीं तरमीम आने के बाद। तो उस मैं फिर बात उसी पे आता हूँ कि माइंडसेट, कि अगर माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तो उसमें बहुत तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आएगी। 18वीं तरमीम बहुत सारे नकाइस का सबब बनी है। आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने भी मुखलिस लोग हैं उनसे आप पूछ लें, फौज का भी अपना एक नज़र उस हवाले से। और 18वीं तरमीम का बुनियादी मसला ये था कि आपने इख्तियारात तफवीज़ कर दिए सूबों को तैयार किए बगैर, उनके पास मैन पावर नहीं थी। सब दूसरी बड़ी बात थी कि आपने उनको नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत मजीद बहुत ज़्यादा वसाइल तो मुंतकिल कर दिए सूबों को, लेकिन सूबों के अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। सूबे ये कहते हैं कि आपने पैसे हमें दे दिए हैं, बस हम ऐसे जाने, आपने हमसे पूछना नहीं है। और सबसे बड़ा बिगाड़ जो है वो इस वजह से आया है कि वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से कर्जे हुकूमत पाकिस्तान लेती है, वो फराहम कर देती है। सूबे कहते हैं कि अब हमसे ना पूछें कि ये पैसे कैसे खर्च हुए। तो ये एक बहुत बड़ा अदम तवाज़ुन पैदा हुआ, इससे बहुत बड़ा अखराजात करने का, इस पर कंट्रोल ही नहीं है। सर, एक वक्त थोड़ा कम है तो एक अहम सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पर भौंचाल आया हुआ है खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद, और जिस तरह से उन्होंने इंकशाफात किए हैं अपनी ही ज़वाजी ज़िंदगी पर और अपनी वाइफ पर और चेयरमैन PTI पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो तो सुनकर शर्मिंदगी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो खावर मानिका के इंकशाफात हैं, इल्ज़ामात हैं, ये चेयरमैन PTI की या फिर PTI की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क डालेंगे? बिल्कुल, पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क डालेंगे। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार देते हुए अगस्त तक तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी तवक्को ये थी, मुझे पता था कि आप ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरी तवक्को ये थी कि खातून मुझसे ये सवाल नहीं करेगी तो खावर मानिका के हवाले से। यानी इस मुल्क की सहाफत के नाम पे ये लोग इतने गिर गए हैं, इसका कहीं पे तस्वर भी नहीं कर सकता। जो सहाफत हमने सीखी है, इसका उससे दूर दूर। जब आप मुखालफिन की बीवियों के, उनकी बहनों और माओं के बारे में इस किस्म की बातें करना शुरू कर दें, यही सियासत रह गई अब क्या? आप घुस जाएं तो आप उन लोगों के माइंडसेट, उन लोगों की जहनियत का अंदाजा लगा लें जो इस तमाम चीज को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात से इतना ही कहूंगा कि हमें
ये इशू यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक साइफर केस है, उसमें साइफर केस में ठीक है, उनको अब ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन अगर रियासती इदारे आप किसी के साथ नहीं है और उन्होंने एक फैसला किया हुआ है, तो चाहे बंद कमरे में इजलास हो, अदालती कार्रवाई हो या खुले कमरे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैसले हुए हैं उन्हीं फैसलों पे अमल दरामद होगा, उन्हीं फैसलों की रोशनी में नए फैसले होंगे। लिहाजा वो एक गोरख धंधा है केसों का, जिसमें साबिक वजीर आज़म इमरान खान फंसे हुए हैं। उससे निकलना किसी भी समझौता होने तक इस गोरख धंधे से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनकी मकबूलियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप उनके जितनी मर्जी बेडरूम की कहानियां ले आएं, उनके जेल के अंदर की, उनकी बदकिरदारी की, ये जो भी ये लोग कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि इसके जरिए वो खुद को गंदा कर रहे हैं, वो खुद को अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मकबूलियत को, इमरान खान की जो किरदार है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज गुल साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल जो पोजीशन है, जो डेवलपमेंट है, उस पर अपना तज्जिया पेश किया। तो शायद बानो ब्रेक की जाए, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, अब हम बढ़ चुके हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जहाँ पर हम जाकर अपने जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको याद करते हैं और सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़, उनकी कोशिशें, काविशें जो हैं, उनको सराहा जाता है, आपको दिखाया जाता है। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं बुलंद पाया आलिम, मौरख और सीरत निगार सैयद सुलेमान नदवी की, जिनको हमसे बिछड़े 70 बरस बीत चुके हैं। आलिम इस्लाम को जिन उलमा पर नाज है, उनमें सैयद सुलेमान नदवी भी शामिल हैं। उनकी इल्मी और अदबी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनके उस्ताद अलामा शिबली नुमानी सीरत नबी की पहली 2 जिल्दें लिखकर 18 नवंबर 1914 को इंतकाल कर गए, तो उनकी वसीयत पर बाकी 4 जिल्दें आपने मुकम्मल की थी। आइए हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। बुलंद पाया आलिम, मौरख, मुसन्निफ और मुदब्बर सैयद सलमान नदवी 22 नवंबर 1884 में भारत के जिला अजीमाबाद में पैदा हुए। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में तालीम हासिल की और फिर उसी इदारे से वाबस्ता हो गए। वो अरबी जबान पर दस्तरस रखते थे। उन्होंने कुछ अरसे तक अल हलाल में मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ काम किया। उसके बाद वो दक्कन कॉलेज पूना में 2 साल तक फारसी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 1920 में जब वफ्द खिलाफत इंग्लिस्तान भेजने की तजवीज़ सामने आई, तो सलमान नदवी को उनकी गैर मामूली इल्मी फजीलत की वजह से उलमाए हिंद की जानिब से वफ्द में शामिल किया गया। उन्हें तारीख और अदब से खास लगाव था। उन्होंने सीरत, सवानिख, मजहब, जुबानो अदब के मसाइल पर तहकीकी काम किया। मौलाना शिबली नुमानी की वसीयत पर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील और अशात का फर्ज अदा किया। सीरत की 6 जिल्दों में इब्तदाई 2.25 जिल्दें उनके उस्ताद शिबली नुमानी की हैं, जबकि बकिया 4.25 किताबें उन्होंने खुद मुरत्तब की। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में वो पाकिस्तान आ गए और कराची को अपना मस्कन बनाया। उन्होंने पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया की जो खिदमात अंजाम दी, वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। 22 नवंबर 1953 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो जी, हमेशा की तरह सुनो पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और हमने अपने लेजेंड्स को याद रखा है। और अभी आप कहीं मत जाइएगा, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, मजीद दिलचस्प स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, मौसम का आगाज़ हो चुका है, ठंडे मौसम का, और मौसम ठंडा हो चुका है, खुनकी आ चुकी है। और अब सबसे ज़्यादा जो मसला देखने में आता है सर्दियों में, वो ये होता है कि जोड़ों में दर्द शुरू हो चुकी है। वैसे तो मौसम जब भी चेंज होता है, कोई ना कोई वबाई मर्ज तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सर्दियों में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो मसाइल हम देखते हैं ख़वातीन में, मर्दों में, बच्चों में, बड़ों में, अब तो बच्चों में भी शुरू हो चुके हुए हैं कि घुटने में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है और हड्डियों में दर्द हो रही है। और इससे निजात पाने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं, डिफरेंट तेल हैं
जो आ चुके हुए हैं मसाज करें और आप ठीक हो क्वैक्स की जानिब से डिफरेंट जो है वो आपके सामने रखे जाते हैं कि जनाब ये तेल है, ये दवाई है। वैसे हमने ये सेगमेंट भी इसलिए रखा है कि आपको एक्सपर्ट से डायरेक्ट पूछते हैं कि इसका इलाज क्या होता है हड्डियों के दर्द का, बजाय कि आप जो है वो खुद टोटके आजमाते रहें। तो इसी हवाले से रूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सादिया रियाज साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये कहिएगा कि मौसम सरमा में जोड़ों और हड्डियों में दर्द क्यों होता है? सबसे पहले तो बुनियादी सवाल ये। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और ये बहुत अहम सवाल है। आजकल मोस्टली जो आजकल मैं प्रैक्टिस में पेशेंट्स देख रही हूँ वो आ ही जॉइंट पेन्स के साथ रहे हैं, जो अचानक सर्दी की वजह से उनकी पेन ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं तारुफ कराना चाहूँगी कि जोड़ों की दर्द 2 किस्मों की होती है। अगर ये लोग बात मेरी समझ लें कि एक वो है जिसको हम ऑटो इम्यून बीमारियाँ कहते हैं, यानी कि सोजिश वाला आर्थराइटिस। इसमें गठिया, लूपस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस टाइप की बीमारियां आ जाती हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर सोजिश पैदा कर रही होती हैं, आपके जोड़ों में सोजिश पैदा कर रही होती हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो जो पेशेंट्स इन बीमारियों के शिकार हैं उनके जॉइंट्स में दर्दें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी टाइप का आर्थराइटिस है वो है जो उम्र और टाइम के साथ आपके जॉइंट्स घिस जाते हैं, उनके अंदर गैप कम होना शुरू हो जाता है, जैसे घुटनों में, हिप्स में, चूलों में। और इस टाइप के पेशेंट्स अगेन सर्दी आते ही इनके पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक यही देखा जाता है कि जैसे सर्दी आती है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होता है, हवा का प्रेशर ड्रॉप होता है और उसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि आर्थराइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी कि जोड़ों और हड्डियों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो सर्दियाँ आने से पहले ही अपनी एहतियाती तदाबीर जो है उसको तैयार करना शुरू कर दें। मैं डॉक्टर साहब यही सवाल आपसे पूछने लगी थी कि ये जिन लोगों को ये मसाइल हैं, एक तो वो इससे कैसे बच सकते हैं सर्दियाँ आने से पहले ही, वो अपने आप को सर्दियों से पहले ही वो अपने आप को तैयार कर लें कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी। दूसरा, अब हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, सर फहरिस्त तो देखें हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, हर लिहाज से ये कॉमन है। इसको इम्प्रूव किया जाए, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके रीजंस क्या हैं कि क्यों सर्दियों में पेन ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए जी, हम सर्दियों में ज़्यादा इंडोर बैठे रहते हैं, कमरों में बैठे रहते हैं, हीटर्स के आगे बैठे रहते हैं, धूप में बैठने का रिवाज और वो सब चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। तीसरा ये कि देखिए वर्जिश और एक्सरसाइज का तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। बस ये अक्सर लोग किचन में काम कर लिया, ऑफिस में काम कर लिया तो ये एक्सरसाइज होगी, तो ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज प्रॉपर, कुछ लोग तो चेयर पर भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो नहीं, एक्सरसाइज का प्रॉपर तरीका है जी और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये सर्दियों में स्पेशली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी डाइट का ख्याल रखना। जंक फूड और बाजार के खानों से बेहतर है कि आप हेल्दी खानों की तरफ आएँ, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट खाने जो बड़े हमारे कॉमनली अवेलेबल है, आपकी हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। दूध दही का इस्तेमाल हो गया, मछली का सीज़न आ गया, वो इस्तेमाल करें। ग्रीन वेजिटेबल सब्जियाँ जैसे पालक साग हो गया, इस टाइप के। अभी फ्रूट्स आ जाएंगे जिसमें माल्टे और चकोतरे और कीनो, इस तरह के फ्रूट्स हैं। ये हेल्दी चीज़ों का आप जो है एलिमेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि ना सिर्फ जोड़ों में बल्कि आजकल पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो कि मसल पेन के साथ भी आ रहे हैं। उसका भी वजह यही है कि एकदम अचानक सर्दी आने से आपके पट्टों में शदीद खिंचाव पैदा हो जाता है और ये खिंचाव फिर आपके गर्दन में, कमर में, बाजुओं में, टांगों में, मुख्तलिफ एरियाज में जो है ये खिंचाव जा रहा होता है। इसमें हड्डी का कोई प्रॉब्लम या जोड़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर साहिबा, चूंकि हम मौसम सरमा की मुनासिबत से बात कर रहे हैं कि सर्दी के आते ही इस तरह के जो दर्द हैं वो सामने आते हैं, तो ये कहिएगा कि कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं कि जो मौसम के साथ साथ, यानी कि गर्मी आई है तो वो दर्द आपका जो बॉडी पेन है वो चला जाता है, जैसे विंटर्स आती है वो पेन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो लाइफ लॉन्ग चल रहे होते हैं मामला, इनको भी कंटेन किया जा सकता है, कहीं पे रोका जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही देखें जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि ऑटो इम्यून बीमारियाँ या ऐसी बीमारियाँ जो आपके दिफाई निज़ाम को मुतासर कर रही हैं, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस का मैंने नाम लिया, सर फहरिस्त जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ये सर्दियाँ आते ही बीमारियाँ तेज़ होना शुरू हो जाती हैं और इससे इन पेशेंट जो इन बीमारियों में मुब्तला है उनको चाहिए कि उससे पहले अपनी मेडिसिन का ख्याल रखें, बिल्कुल दवाइयों में कोई चेंजेस ना करें, कोई दवाई छोड़ें नहीं, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी भी दवाई में कोई तब्दीली ना करें। दूसरी चीज़ जैसे मैंने मेंशन किया
कि अपनी लाइफस्टाइल या अपने रहने के तरीके में कुछ चीज़ों को आप बेहतर करें। आप ये नहीं समझेंगे खाली हमने दवाइयाँ खा ली हैं तो ये हमारा काम हो गया है। आपने बाकी चीज़ों से भी अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, जिसमें एक्सरसाइज है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करें, अपने आप को चुस्त और एक्टिव रखें। ये सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप सर्दियों में अमूमन जो मसला आता है, मेरे साथ भी आता है कि जब आप किसी एक पोस्चर में बैठे हुए हैं उसके बाद फिर वो लॉक लग फ्रीज हो जाते हैं आपकी घुटने में लॉक लग गया, आपके आर्म में लॉक लग गया, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि पेन तो नहीं है लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको लगता है कि आपका जॉइंट जो है वो लॉक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसकी रीज़न क्या है? अगर हम इसकी रीज़न देखें कि वजह क्या है, तो वो है जोड़ों और पट्ठों की कमज़ोरी। और इससे बचने का और उसको बेहतर करने का तरीका ये है कि मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी आप सही मकदार में ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप उसका चेक करवाएं और उसको प्रॉपर्ली डॉक्टर से ट्रीट करवाएं। और अगेन तीसरी बात ये आ गई कि चूँकि हम सारा वक्त बैठे रहते हैं और ऑफिस के चलने फिरने का काम कम है, तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, वॉक, इन चीज़ों को शामिल लेके आएँ। और खुदा न खास्ता अगर आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं, कोई पेन्स बढ़ जाती हैं आपके पट्ठों में, जोड़ों में, तो बजाय इसके कि कोई देसी टोटके और व्हाट्सएप डॉक्टर और ये सब करने से ऑयल मिलते हैं, वो एक दफ़ा लगाने से आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल जी, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी देखे हैं जो इसे टोटके और कुछ हर्बल और हकीमी टोटके करके मेरे पास आते हैं, जिससे उनके किडनी या लिवर ख़राब हो चुका होता है। तो प्लीज़ इस तरह के कोई तजर्बे अपने बॉडी के साथ ना करें। आपकी बॉडी काफ़ी कीमती है और इसके लिए जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं आप वो करें। डॉक्टर साहब, आप साथ साथ हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से नेचुरल वे में आप विटामिन डी ले सकते हैं? कैल्शियम, बिल्कुल मैंने जैसे जिक्र किया कि डाइट में हम बात कर रहे हैं, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, मछली और गोश्त का इस्तेमाल है, वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स का मैंने जिक्र किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ख़ासतौर पे ख़वातीन और बच्चों की जिस हम बात कर रहे थे, डाइट से हमारे आजकल की खुराक में विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा होता, तो हमें विटामिन डी का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन प्लीज़ वो ना करें कि ख़ुद से जाके दुकान से कोई विटामिन डी के कैप्सूल्स ले लिए और खा लिए। आप प्रॉपरली पहले इसको चेक करवाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद कितनी डोज में खाना है, कितना खाना है वो खाएं। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ के लिए लोग विटामिन्स भी लेते हैं क्योंकि हमारी जो ग़िज़ाएं हैं वो प्रॉपर अब हमें उस तरह से चीज़ें फराहम नहीं करी हमारी बॉडी को। अगर दूध की बात की जाए तो दूध भी हमारे यहाँ बताया जाता है कि जो केमिकल से भरा हुआ हमें दूध दिया जा रहा है, तो विटामिन्स ले सकते हैं हम? विटामिन्स ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन या खुद से कोई दवाइयाँ लेने से मैं डिस्करेज करूँगी। अगेन मैं अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि जो पैसे आपने दवाइयों पे खर्च करने हैं, बजाय उसके वही पैसे आप जो है अपनी खुराक के ऊपर खर्च कर लें। और अपनी खुराक में आप पिज़्ज़े, बर्गर और इधर उधर की चीज़ों की बजाय आप हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यही तो मुश्किल है हमारे लिए, हमारी न्यू जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल है ये जंक फूड को छोड़ना। ये एक हैबिट है जिसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं समराइज़ करती जाऊँ कि सर्दियों के मौसम में आपने अपने जोड़ों का ख्याल रखना है, ख़ासतौर पे आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, कोशिश करें कि वो जोड़ों को गर्म रखें, जैसे कि दस्ताने पहने, जराबें पहने, थोड़ी बहुत चहलकदमी, एक्सरसाइज, वॉक बेशक घर के अंदर ज़रूर करें। तीसरी चीज़ ये कि अमूमन देखा जाता है कि सर्दियों में वेट बढ़ जाता है, अपना वेट नहीं बढ़ने दें। इसके लिए आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, जिसमें चीनी, चिकनाई, मीठा, इन चीज़ों से परहेज़ करना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को शामिल करना है। और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो बैठ के इंतज़ार नहीं करते रहना, आपने फ़ौरन एक क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका इलाज करवाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव जो है वो शेयर की हैं और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा। और इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, आप वर्कआउट ज़रूर करें, जो हमने आगाज़ में कहा बैलेंस डाइट का ख्याल रखें, तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के साथ साथ अब बात करेंगे तालीम की। बिल्कुल, तो और तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की बल्कि किसी भी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो उसकी तरक्की का राज वाहिद एक ही जो एलिमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है एजुकेशन। और पाकिस्तान का शहर बानो-शुमार तो फिर उन ममालिक में होता है जहाँ पर नौजवान तबका एक बड़ी तादाद में मौजूद है। तो अगर हमें डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में आना है तो वो उससे उसका सबसे बड़ा जरिया इज दी एजुकेशन। और इसमें सबसे जो मेन एलिमेंट है जो मैं समझती हूँ अजीम, खवातीन को पढ़ाएं आप। खवातीन को पढ़ाने का रुझान बढ़ रहा है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ना चाहिए। अब तो माशाल्लाह से अब हम देख रहे हैं हर शोबे में
ख़वातीन आगे जा रही हैं और हर शोबे में काम कर रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, सर फखर से बुलंद कर रही हैं, ऐसी एक खातून आज हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं। सिस्टर ज़ेफ के नाम से इनको जाना जाता है और पाकिस्तान का जो तालीमी शोबा है उसके लिए इनकी काबिल कदर खिदमात हैं, काफी काबिज़ें हैं इन्होंने बिल्कुल। और एक अवार्ड है जी ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, वो भी इन्होंने अपने नाम किया। क्या बात। इसके अलावा ये ओवरऑल जर्नी इनका कैसा रहा, इनसे बात कर लेते हैं। सिस्टर ज़ेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो अपने जर्नी के बारे में बताइए ज़रा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पे आके मैं सब लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। एंड मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ था 1997 में, जब मैं 13 साल की थी और किसी वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं तालीम नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी तालीम को जारी रखूं। इसलिए मैंने अपने घर के सहन में 2-4 बच्चों को जमा किया। उस वक्त ना तो इंटरनेट था, टीवी भी कलर टीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे एरिया में, लड़कियों की तालीम ना होने के बराबर थी। तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको ही मैंने घर के सहन में जमा किया और मैंने उनको बोला कि आपने मेरे से सवाल पूछने हैं, जो भी आपके जहन में आए आपने मेरे से सवाल पूछने हैं। तो उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं फिर टीचर बन गई। वाह वाह वाह, और क्या बात है। एक दर्जी की बेटी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, आगे पीछे कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो आप पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं, आपने पूरे पाकिस्तान का जो सर है फखर से बुलंद किया। थैंक यू। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो सही नाम है वो रिफत है, और ये कहिएगा कि लेकिन मैंने कभी इसका इकरार नहीं किया कि मेरा वो नाम जो है वो लिया जाए। मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे सिस्टर ज़ेफ कहते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये था, लाइफ जो है यही सवाल है बेसिकली कि व्हाई सिस्टर ज़ेफ, और ये सिस्टर ज़ेफ की क्या स्टोरी है? हाँ, सिस्टर ज़ेफ मैंने अपने आप को ज़ेफ जो है ज़ेफनिया है बेसिकली। ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में इसका एक प्रॉफिट थे, उनका नाम है और इसका मतलब है प्रोटेक्टेड बाय गॉड। वहां से मैंने ये नाम लिया था। और सिस्टर ज़ेफ मैंने अपना नाम इसलिए रखा बिकॉज इससे मुझे, जब लोग मुझे सिस्टर बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है, कनेक्शन, और उससे हम ज्यादा मिलके काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा तब्दीली आती है जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के साथ बन जाता है। तो इसलिए मैंने अपना नाम सिस्टर ज़ेफ रखा था और मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे सिस्टर ज़ेफ कहते हैं। अच्छा सिस्टर ज़ेफ, आप अपना कोई इदारा भी चला रही है, कोई फाउंडेशन है आपकी ZWE के नाम से, उसके बारे में बताएं, और कितने स्कूल्स हैं? ज़वीफ फाउंडेशन है, स्टैंड्स फॉर ज़ेफनाया वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन। इसको मैंने 2015 में एस्टैब्लिश किया था बिकॉज अब हमारे पास सालाना 200 खवातीन बहुत सारे हुनर सीख के जाती हैं। जो मेरा मेन फोकस है वो है IT एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि जो पूरी दुनिया का नॉलेज है उस तक जो रूरल वुमेन है उनकी एक्सेस हो सके। और साथ में हमारा जो है स्कूल, 2 स्कूल हैं जहाँ पे 250 बच्चे हैं, उनको हम 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और जब मैंने घर के सहन से आगाज किया था 1997 में, तब से लेके अभी तक फ्री एजुकेशन ही मैं दे रही हूँ। पहले को 15-16 सालों तक मुझे 8 घंटे रोजाना काम करना पड़ा। मैंने शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करके 10 रुपए उसके मिलते थे, वहां से मैंने आगाज किया। और 1997 में 2017 में मैंने अपनी लास्ट जॉब से रिजाइन किया PTCL से। तो मैं इतने सालों तक काम करके तो अपने स्कूल को फंड करती रही हूँ। कितनी जागती मोटिवेशनल स्टोरी है आप सबके लिए और सब खवातीन के लिए। ये भी बताइएगा कि आपको ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 जो है उससे नवाजा जा चुका है। इस अवार्ड के बारे में बताइए कि कितनी अहमियत का हामिल है ये अवार्ड, और इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसको हासिल करने के लिए अपना बचपन, अपनी यूथ, सब कुछ अपने मिशन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और आपको हर लेवल तक हर किस्म के चैलेंज को फेस करना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और यही मैंने किया। 26 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इसको दिए और मैं हमेशा पढ़ाना चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। और मेरा मकसद अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है। और फिर ये मुकाबला होता है उन टीचर्स के दरमियान, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया हो। इस दफ़ा 7000 टीचर्स थी 130 मुल्कों से, और उनमें से पहले टॉप 50 को लिया गया, फिर टॉप 10 को लिया गया। टॉप 10 को अच्छा, बात मुकम्मल करने से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। आपको लग रहा था कि आप ये अवार्ड जीत लेंगी?
जब तक मैं यहाँ पे थी तब तक तो मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंची तो मुझे पता था कि जो मेरी स्टोरी है या जो मेरी स्ट्रगल है वो कुछ और टाइप की है। अगर ऑब्वियसली बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर्स थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने विदाउट एनी सपोर्ट 13 साल की उम्र में घर के सहन से स्कूल का आगाज किया और फिर खुद ही उसको कई सालों तक फंड किया और 26 साल तक उस पर काम करता रहा हो और उसकी जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो। सिस्टर ज़ैफ, अभी आपने बताया कि आप एक दर्जी की बेटी हैं, तो ये कहिएगा कि अब जब आपने ये अवार्ड अपने नाम किया और जो ड्रीम आपने देखा आप उसको अचीव कर रही हैं, उस ख्वाब को जी रही हैं, अब कैसा महसूस होता है और आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जब आप वहाँ विजिट करती हैं, इर्द गिर्द के लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं आपको? मेरा जो ऑफिस है वो फूलों से भरा हुआ है, मिठाइयों से भरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो फोन कर करके टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा मीडिया आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी। आपने शायद देखा होगा मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो पूरा मुल्क जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस अवार्ड को लेके यूनाइटेड हो गया है एंड एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग दिस सक्सेस। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरे फादर बहुत प्राउड हैं एंड आपने तो इस मिसाल को सच कर दिखाया। कहा जाता है कि अगर आप एक खातून को अगर एजुकेट करते हैं तो आप पूरे माशरे को, पूरे ख़ानदान को एजुकेट करते हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल सेट होती है। आपने मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया आपको जान रही है, पाकिस्तान के लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी दिल पर लगने वाली स्टोरी भी है। आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए मोटिवेशन कैसे आई ये भी बताएं। खुद कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन इस तरह से आई कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा तो वहाँ पे टीचर्स जो है उनका रवैया ठीक नहीं था, तो मैं सवाल पूछती थी, उनको सवाल पूछना जो है वो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने इसी चीज को लेके मैं चली कि जब बच्चे उनसे अब सवाल पूछने का हक छीन लेते हैं तो उनकी लर्निंग वहां पे स्टॉप हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम फॉलोवर्स बना रहे हैं, हम लीडर्स नहीं बना रहे हैं। अगर हमने दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना है तो हमने लीडर्स बनाने हैं, हमने अपने स्कूलों से लीडर्स निकालने हैं। तो इस विजन को लेके मैं चली और अभी तक मैं उस पर कायम हूँ। एंड आपका जो क्वेश्चन इसके काफी ज्यादा उसके हिस्से थे। अगर आप इसे हमारी क्या सोचा है? दुआएं आपके साथ हैं। वैसे फ्यूचर मेरा ये है कि फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा बचपन से ये ख्वाब है कि मेरे पास एक ड्रीम स्कूल मैं बनाना चाहती हूँ। उसका मैंने नाम ड्रीम स्कूल रखा हुआ है, जहाँ पे 2000 बच्चों को मैं लेके आना चाहती हूँ पूरे मुल्क से। गरीब तरीन बच्चों को लेके आना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक देहाती हूँ। मेरा खानदान इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। अगर मैं इस लेवल पे जाके पूरी दुनिया के टीचर्स के साथ compete कर सकती हूँ और विन कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने दुनिया में कोई चेंज लेके आना तो आप एक बहुत बड़े स्कूल में जाएं। वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आपसे कोई टिप्स ले लिए जाएं जो हमारे और हमारी जो तालीमी शोबा है, उनके जो माहरीन हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके काम आ सके। ये बताइएगा कि आप खुद उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आपका ताल्लुक है जो अंडर प्रिविलेज रहा, जैसा कि आपने बताया कि आपको खुद पढ़ाई के दौरान कई मसाइल का सामना करना पड़ा, तो किस तरह का निज़ाम तालीम होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को? एक तो बच्चों को इजाजत दें कि वो सवाल पूछें और उनके जवाब ढूंढने में उनकी हेल्प करें। बच्चों को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, उनको उनके ख्वाबों को पहचानने में उनकी हेल्प करें और फिर उनको अचीव करने के लिए जिस रास्ते पे उन्होंने चलना है उनकी रहनुमाई करें। सिस्टर ज़ैफ, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपने जिस नेक सफ़र का आगाज़, आप वो मंजिलें बाखूबी तय करती जाएं, पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप जैसी ख़वातीन की पाकिस्तान में निकलें और काम करें और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें। ये है हमारा पाकिस्तान। ये बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान है और ये है ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान। यही लोग हकीकी मानों में हमारे एम्बेसडर्स हैं। जब ये बाहर के ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे बाकी लोगों के साथ काम करते हैं, तो पाकिस्तान की शनाख्त और पहचान ऐसी शख्सियात के साथ और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं जी। आप कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए दोनों पाकिस्तान। तो जी अब हमारा फेवरेट सेगमेंट आ चुका है जिसमें हम
वैसे ज्यादातर तो की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, लेकिन हम वैसे ज्यादातर खाबों की बात करते हैं। तो आज भी हम किसी खाने की बात करने नहीं, आज हम खाबे की बात नहीं करेंगे, ना खाने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कपड़े की। वाह, तो किस तरह का कपड़ा है जी, हमारे नाज़रीन को जरा बताएं शहर बानो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ज्यादातर वैसे खवातीन का होता है। चुनरी की बात की जा रही है, जो कि चोलिस्तान का ट्रेंड है। चोलिस्तान में ज्यादा पहनी जाती है चुनरी, और पूरे पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है। चुनरी का कपड़ा बड़ा पसंद किया जाता है। पंजाब के बड़े शहरों में इसको लाया जाता है। बहावलपुर की खूबसूरत चुनरी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये चुनरी किसी मशीन या टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बनाई जाती, बल्कि बहावलपुर के नवाही इलाके अब्बास नगर में खवातीन बैठती हैं और वो अपने हाथों की मदद से एक एक धागे को बुनकर और कोरे कपड़े को लेती हैं, फिर उसको चुनरी की शक्ल में लेके आती हैं। और इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं अजीम, वो फ्रूट कलर्स इस्तेमाल होते हैं, वो सब्जियों के मतलब ऑर्गेनिक जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, मसनूई कलर्स में इस्तेमाल। मतलब ये एक सकाफत का हिस्सा तो है ही है, साथ एक बेहतरीन जरिया मुआश भी है। यानी कि जो वहाँ पे औरतें अपने घर बैठकर खड़ियों पर काम करती होंगी और वो अपने हाथों से इस पर जो है वो नक्शो निगार बनाती होंगी, बिल्कुल, और तो वो उससे पैसे भी कमाती है। बिल्कुल पैसे कमाती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बड़ा कम मुआवजा होता है जितनी मेहनत उन पर लगती है। मुख्तलिफ रंगों के मिलाप से चुनरी बनाई जाती है और बड़ी खूबसूरत है। चुनरी कपड़ा देखा है कभी आपने? देखा होगा, लेकिन आपको उसकी पहचान होगी। मैं एक्चुअली पूछने ही वाला था कि मर्द हजरात भी चुनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन आजकल मर्द हजरात सारे फैशन कर रहे हैं। तो आई थिंक चुनरी की शादियों पर चुनरी का दुपट्टा ले लेते हैं, मेहंदी पर अक्सर बॉयज ले लेते हैं, पग पहन सकते हैं चुनरी की, स्टॉल उसे बनाया जा सकता है। अच्छा, वो जो क्रश हुआ कपड़ा होता है ना, अगर आपको क्रश हुआ कपड़े का पता हो तो वो चुनरी से बहुत मिलता है। पहले उसको कहते हैं चुनरी का कपड़ा। और प्लेन पर भी चुनरी प्रिंट्स होते हैं, बहुत खूबसूरत होता है, डिफरेंट कलर्स। और एक दिन मैं पहन के भी आई थी और आपको बड़ा पसंद आया था। आपको पता है, इसी पर मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ आपके, और जो देखने वाले बॉयज जो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता चुनरी क्या है, मुबश्शिर शाह ने रिपोर्ट बनाई है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहावलपुर का नवाही इलाका अब्बास नगर, जहाँ की चुनरी दुनिया भर में बेहद मकबूल है। चुनरी की तैयारी एक मुश्किल मरहला होता है। सफेद कपड़े को काटकर इस पर पेंसिल से दीदा जेब डिजाइन बनाया जाता है। 15 दिन के तवील प्रोसेस के बाद खवातीन के लिए एक चुनरी तैयार की जाती है, जिसे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। अब्बास नगर हमारा गांव है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस हवाले से चुनरी के लिहाज से मशहूर है। इसमें हमारे अब्बा व अजदाद भी इससे मुंसलिक थे। उसके बाद ये काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और इस काम की डिमांड भी तकरीबन पूरी दुनिया में जाने लगी, जो कि हमारे ख़ास कर ममालिक हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, सऊदी अरबिया है, दुबई है, और हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत शोहरत है और ये खसूसन तैयार किए जाते हैं। काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हमारा जिस तरह वालिदैन करते हैं, पहले से हो गए हैं 50-40 साल शुरू से, यानी कि हमारे वालिदैन करते हैं ना पहले, तो फिर हम भी शुरू हो गए। मेहनत तो इसकी बहुत है, बहुत। एक कपड़े में ना लग जाते हैं 15 दिन। जिस तरह ये है, एक छोटा सा पीस है, इसे बनाने में ना हमें लग जाता है पूरा 10-15 दिन लग जाते हैं। बहावलपुर की ये चुनरी तैयार होने के बाद दुनिया भर में खवातीन के खूबसूरत पहनावे के शौक को पूरा करती है। मैं अरसा 25 साल से ये चुनरी का काम कर रहा हूँ। यह हमारे बहावलपुर की चुनरी सौगात है और बहावलपुर के कस्बा है अब्बास नगर। ये यहाँ पर सारा काम वहीं पर तैयार होता है और वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो लोग जो है ना इसको बनाती हैं, और ये हाथ से बनता है। एक एक दाना जो है ना ये हाथ से ये बनाते हैं उसको, और ख़वातीन ही इसको बांधती है और ख़वातीन ही इसको डाई करती है। मार्केट पहुँचने के बाद ये चुनरी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ होती है। 7 मुख्तलिफ रंगों से तैयार होने वाली इस चुनरी को चोलिस्तानी चुनरी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत चुनरी बुनी जा रही थी। अच्छा जी, तो ये है चुनरी।
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? अभी भी नहीं हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पूरी कोशिश की कि चुनरी के कॉन्सेप्ट अजीम आपका क्लियर किया जाए। और बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, कैसे कलर्स के साथ मेरे अलावा और भी काफी देखने वालों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और आपने सोचा नहीं कि आपने को एंकर को इस तरह की चुनरी लेके गिफ्ट करें? बिल्कुल, जरूर जरूर इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। ये तब होगा जब हम लोग भावलपुर जाएंगे और असली चुनरी खरीद कर लाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि चुनरी तो हो गया और इसके साथ आवाम पर एक बम गिराने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल अफसोसनाक खबर है जी। महंगाई से मुतल्लिक के महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है। 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा हो सकता है और जल्दी इस मामले पर समाअत होगी नेपरा में। और आपको ये भी बताते जाएं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो इजाफा है ये अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया दायर की गई है इस बात पर कि मजीद इजाफा किया जाए। समझ नहीं आ रही कि सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ जाएगा और ये 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है ये डाला जा रहा है आवाम पर। जो करने वाले काम है अभी तक वो समझ नहीं आ रही थी कि उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हमेशा से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, गरीब आवाम पर बोझ बढ़ जाता है, आवाम की जेबों से पैसे निकलवा भी लिए जाते हैं, लेकिन वो वही का वही है। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने उनकी जानिब से कहा था कि इतनी बिजली महंगी नहीं है, इतनी पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। क्यों मीडिया वाले इतनी हाइप क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि बिजली महंगी कर दी गई है? इतनी महंगी नहीं। जो हालात हैं जी, हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है और अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई को। और मुझे अभी भी याद है कि कई बार तो मैं नहीं शायद रहा हूँ यहाँ से लाहौर से गुजरते हुए, मतलब लाहौर में ही मॉल रोड से गुजरते हुए, कि वहाँ पे किस तरह से लोगों ने बिजली के बिल हाथ में थामे हुए और लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज थे, ट्रैफिक रोकती लोगों के घरों में रोटी पूरी नहीं हो पा रही, इतनी महंगाई हो चुकी है। सफेद पोश जो लोग हैं वो मांग रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हुए हैं। और इसी के साथ एक और ख़बर है जो कि सोशल मीडिया पर देखी गई, कल मैंने देखा कि वर्ल्ड कप जो इंडिया की जानिब से हारा गया है उस पर इंडिया में 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली सदमे के साथ। यानी ये इतना दिल बर्दाश्त होकर जाने के बाद ही भाई इतना संजीदा ना लिया करें। ये गेम है, ये खेल है, गेम रहने देना चाहिए। हाँ, इसको गेम रहने दें। और आप लोगों बिल्कुल एक वाबस्तगी होती है, एक संजीदगी होती है अपनी टीम को लेकर, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी जान बड़ी कीमती है भाई, आपके घर वाले, आपके अजीजो कारब आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो आप खेल को खेल ही रहने दें, बस एंजॉय किया करें और आप उसको खेल के हद तक रहने दें। जीत हार तो होनी ही है किसी एक की, तो ये खुदकुशी करके आपने सिर्फ अपना नुकसान किया है, अपनी फैमिली मेंबर्स का नुकसान किया है, खिलाड़ियों का। आप वैसे हार को भी पॉजिटिव लिया करें। हाँ। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि हारने वाले को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा ना, जीतेगा। और हार आपको एक दफा दोबारा लेकर आती है कि अब मैं अगली दफा जीतूंगा या जीतूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। तो हमने अक्सर देखा था कि कुछ सेलिब्रिटीज की जब शादी होती थी तो वो अपनी तस्वीर जो अपलोड नहीं करते थे कि लोग खुदकुशियां कर लेंगे दुख में आकर। तो वो जो एक एरा था, वो एक दौर था, उससे तो हम गुजर चुके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी ये खबर सामने आई कि इंडिया, अच्छा, ये मेरे ख्याल से बड़े सगीर पाक हिंद में ही ये फैंस की ऐसी तादाद ज्यादा पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, क्रिकेट को लेके बिलखसूस कि क्रिकेट चूंकि यहाँ पे ज्यादा मकबूल खेल है, लोग फुटबॉल क्रिकेट को लेके। हाँ जी, मैं तो क्रिकेट की, अभी हम चूंकि वर्ल्ड कप का बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये है कि जी इस हिस्से में दुनिया के क्रिकेट को लेके इतनी संजीदगी है, लोग इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपनी टीम्स के साथ कि बाद में इस तरह की अफसोसनाक खबरें सामने में आती हैं। अगर पाकिस्तान से हारता तो पता नहीं कितने लोग खुदकुशी कर लेते, ये भी हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान से तो एक अलग ही उनका टसल चल रहा होता है। तो इसी बात पर एक ब्रेक। खेल को खेल के तौर पर लें और इसे सिर्फ एंजॉय करें, रिलैक्स रहा करें। तो अभी यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जी, अब प्रोग्राम चूँकि हमारा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो हमेशा रिवायत को बरकरार रखते हुए हम हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो खूबसूरत मकामात हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, उसका जिक्र करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जनूबी एशिया की कदीम तरीन और दुनिया में नमक की दूसरी सबसे बड़ी कान ख्योड़ा सॉल्ट माइन का जिक्र करेंगे जी। तो पाकिस्तान वैसे तो कुदरत के बेशुमार नेमतों से माला माल है, लेकिन ख्योड़ा में मौजूद नमक की कान तारीख़ी हैसियत की हामिल है। ये कान ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादन खान में वाक़ है और इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर, लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर नमक की दरियाफ्त 320 क़बल मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए झेलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फ़ौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए।
तो जिसके बाद यहाँ पर नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ और इस माइन की जो फुटेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं, वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी बच्चे ट्रिप पर जा चुके हुए हैं। हाँ जी। आप भी गए हुए हैं? हमारे टाइम पे तो स्कूल की फेवरेट ट्रिप की डेस्टिनेशन खोड़ा माइन, और मैं भी स्कूल ट्रिप पर गई थी खोड़ा माइन में, और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में बनाया गया है नमक का हॉस्पिटल भी उस वक्त ज़ेरे तामीर था, उसके साथ कैफेटेरिया भी बच्चों का बनाया गया है, लैंप्स भी तो थे वहाँ पे। लैंप्स भी वहाँ पे, और वो तो अब पूरी दुनिया में बिक भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिक रहे हैं नमक के लैंप्स। अच्छा, कुछ लोग उन लैंप्स को अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए, आबो हवा को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो है सॉल्ट थेरेपी के तौर पर जो जिनको सांस का मसला है या अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, हाँ, दमे के मरीजों के लिए बाकायदा एक एरिया, एक हॉस्पिटल टाइप बनाया गया है कि वहाँ जाकर उस फजा में सांस लेंगे तो उनकी बेहतरी आएगी उस बीमारी में। ये भी एक एरिया, एक मस्जिद भी बनी हुई है वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और वो बचपन में एक अलग सा ही वहाँ पर फील आती है। आप जाते हैं, अंदर लाइट्स लगी होती हैं, अच्छा, हम लोग जब बचपन में नमक है। आपने वहाँ पे नमक खाया था? नहीं, मैंने नहीं खाया। मुझे शक पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एक वॉल पे ना, अब पता नहीं वो मजाक था या क्या था, एक शख्स खड़ा था, उसने एक बैनर रखा हुआ था कि सच्चे प्यार की तलाश में आप ये नमक चाट सकते हैं, तो आप 10-10 रुपए देके वो सच्चा प्यार दे रहे हैं। आपकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी होगी। दिली ख्वाहिश पूरी होगी, आपको अपने ख्वाबों का राजकुमार मिलेगा। नहीं, खोड़ा माइन का सॉल्ट खाएं और जालिम महबूब आपके कदमों में। ये तो हो गया फन पैक। इसके अलावा ये जो नमक है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पिंक सॉल्ट पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर रिफाइन करके इसको बेचा जा रहा है। अब तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बड़ा है कि जी अब तो लोग अपने रोजमर्रा के जो खाने बनाते हैं घरों में उसमें शामिल करते हैं, और ख़वातीन बिलख़ुसूस पिंक सॉल्ट ही प्रेफर करती हैं कि जी वही ऐड किया जाए खाने में। इशू है वो कम हो जाता है, इससे खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि आप इसी नमक को यूज करें, और बाहर जो है ये बड़ा महंगा मिलता है नमक। अच्छा, हम लोग इसके जो विजुअल्स शेयर कर रहे हैं, जो इसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं, इसमें एक तस्वीर थी अभी गुजर चुकी है, शायद वो दोबारा आए। उसमें एक ना बना ये हुआ है कि चूंकि खोड़ा माइन है, वो एक माइन है, तो उसमें माउंटेन्स हैं, पहाड़, अंदर भी छोटी छोटी वो बनी हुई हैं, गार टाइप चीजें। तो मुझे याद है बचपन में जब हमारा स्कूल ट्रिप गया ना, तो एक वहाँ पे एरिया जिसको देख के लगता था कि यहाँ से ना कोई डायनासोर निकलेगा। उसकी लुक इस तरह की बनी हुई थी। बिल्कुल। और हमारे बचपन में बड़ी मस्ती, जुरासिक पार्क, अजीब सा वैसे जैसे बर्फ के वो पानी के साथ रुका होता है, इस तरह का। मैं ये डरी थी कि कहीं ये ऊपर ही हमारे ऊपर ना गिर जाए। मतलब बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आई हैं, बड़ी मेमोरी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और मेरे साथ वहाँ पर एक और सीन हुआ, आई डोंट नो, शायद मैं लेदर जैकेट पहनी हुई थी, सर्दियों में गई थी, नमक और गर्मी की वजह से मेरी लेदर जैकेट सारी खराब हो गई थी। तो जब मैं बाहर निकली तो मेरी लेदर जैकेट थी, या फिर वो कौन सी जैकेट थी, लेदर क्या के बेची गई थी, वो तमाम खराब हो चुकी हुई थी, वो रैक्सीन थी। तो खैर अब तो ट्रेन भी चलना शुरू हो गई है वहाँ पर, और बाकायदा लोग ट्रेन पर सफर करके पूरी, जो लोग चल नहीं सकते या चलकर वो नहीं उसको विजिट कर सकते। अच्छा, दो फायदे हैं बड़े। एक तो ये टूरिस्ट स्पॉट है ही है, जिसके बारे में हमने भी बताया अपने नाजरीन को, हमारी अपनी बड़ी मेमोरीज हैं इसके साथ। और दूसरा ये कि ये नमक के कितने बड़े ज़खायर हैं, और ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सरमाया, इसमें पाकिस्तान के लिए सरमाया अच्छी बात है। और पाकिस्तान कुदरती मादनियात की दौलत से वैसे माला माल है, जिनमें मुख्तलिफ धातें हैं, कोयला, नमक, जिप्सम, खाम, लोहा, क्रोमाइट, तांबा, संगे मरमर। इसके अलावा गैस के ज़खायर यहाँ मौजूद हैं, तेल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो बड़ा सरमाया उससे कमाया जा सकता है। अल्लाह ने बड़ा नेमतों से नवाजा है पाकिस्तान को, इसकी हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।